हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका आज के हमारे नए सेशन में। आज हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। उसका नाम है एक देश के ऊपर जो कर्जा होता है उसका क्या इफेक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर। सो कंट्रीज डेब्ट, ये हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, कंट्री डेब्ट का मतलब है किसी भी देश के ऊपर जो कर्जा होता है उसे ही कंट्री डेब्ट कहा जाता है। सरकारें देश चलाने के लिए बाहरी ताकतों से कर्जा लेती है और उसे ही कंट्री डेब्ट कहा जाता है। जब कभी इनकम से अधिक कर्जा हो जाता है तो देश कर्जे में डूब जाता है। और इनकम का मतलब है सरकार को मिलने वाले टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू से इसका मतलब है। यानी सिंपल मैं आपको बताऊं, जीडीपी जिसे बोलते हैं वो हमारी हो गई इनकम, या हम हमारे देश की जीडीपी मतलब हमारे आने वाले पैसे का हिसाब है। और जो हमारे देश पे कर्जा होता है उसे बोला जाता है डेप्ट। और जीडीपी के मुकाबले कितना कर्जा है उसे बोला जाता है डेप्ट टू जीडीपी रेशो। यानी कि आपकी जीडीपी अगर 100 रुपए की है, आपने कर्जा लिया है 80 रुपया, तो लगभग 80% आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशो हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा डेप्ट टू जीडीपी रेशो होगा उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी कमज़ोर होगी। अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के बाद करेंसी कमज़ोर होगी। करेंसी कमज़ोर होने के बाद महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ, ब्याज दरें, स्टॉक मार्केट पर दबाव, ये सब होता है। और उस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहले तो कोई देश कर्जा क्यों लेता है? अगर उनको पता है कि इससे आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो कर्जा ही क्यों लेते हैं? तो देखो, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या दूसरे लोन चुकाने के लिए या देश के आर्थिक विकास के लिए जो भी जरूरी काम होते हैं वो करने के लिए कोई भी देश कर्जा लेता है। ऑब्वियसली भारत ने भी लिया है। और शुक्र है, अच्छा है कि हमारा जो कर्जा है हमारे जीडीपी से कम है। बाकी अगर आप जापान और अमेरिका की बात करेंगे तो इनका कर्जा उनके जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, 10 ऐसे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। अगर कर्जा ज्यादा हो तो क्या हो सकता है, और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कर्जा लेने के बाद उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अभी देखो, पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका कर्जा बहुत ज्यादा है। उसके वजह से उनका जो करेंसी है वो भी बहुत नीचे आ चुका है। और दूसरी बात, उनकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट की भी जरूरत बहुत बार देखी गई है। चलिए देखते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट डेब्ट बढ़ने से इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ सकती है। स्पेंडिंग का मतलब क्या है? खर्चा। ठीक है, सरकार कर्जा लेकर रोड बनाएगी, रेलवे बनाएगी, पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाएगी। इससे मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस ग्रोथ बढ़ने लगती है। अब ये कर्जा लेने का एक अच्छा परिणाम है। ठीक है, गवर्नमेंट कर्जा लेगी और उसको सही जगह पे लगाएगी, जैसे कि रोड बनाना, रेलवे नेटवर्क तैयार करना, या पब्लिक प्रोजेक्ट कुछ भी हो, मेट्रो हो गया या दूसरे कोई प्रोजेक्ट हो गए, जिससे एक तो लोगों को जॉब मिलेंगे, दूसरा पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में। तो अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खरीदारी बढ़ाएंगे, खरीदारी बढ़ाएंगे तो हम और आपके जैसे जो लोग स्टॉक लेकर बैठे उस कंपनी की बिक्री बढ़ेगी। ठीक है, और उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल देते हैं, चलो, डीमार्ट का स्टॉक आप सबको पता है। मान लो कि कोई रोड का काम सरकार ने शुरू किया, वो काम करने के लिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे देश में चल रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके हम चला रहे हैं। अब देखो, मान लो कि मुंबई से दिल्ली जो एक्सप्रेसवे बना है उसमें कितने सारे लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, वर्कर्स तो जाने दो, चलो वर्कर्स को काम मिला है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो जेसीबी या क्रेन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर डंपर वाले, ऐसे बहुत सारे लोगों को जॉब मिले। अब मान लो एक वर्कर की बात करते हैं, एक सीधा साधा वर्कर है, उसको अगर महीने के 30,000 रुपये सैलरी अगर मिल रही है तो वो प्रॉपरली क्या करेगा कि डीमार्ट में जाके अच्छी खासी खरीदी कर देगा। वो 5,000 की भी अगर नॉर्मल खरीदी करेगा तो भी डीमार्ट का धंधा बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो डीमार्ट में ही जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मार्केट में वर्कर्स के पास पैसे आ रहे हैं, वो लोग डीमार्ट जैसे कंपनी में जाके खरीदारी कर रहे हैं, तो हम आपके जैसे मेरे जैसे लोग डीमार्ट का स्टॉक खरीद के प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में पैसा सर्कुलेट हो रहा है। गवर्नमेंट भले कर्जा ले रही है लेकिन उसका सही उपयोग कर रही है। ऐसे में डिमार्ट जैसी कंपनियां हो गई, मोबाइल या बाकी जो कंपनियां हो गई, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि लोग खरीदी करेंगे। लोगों के पास पैसा सर्कुलेट होगा, वो खरीदी करेंगे और उससे क्या होगा, मार्केट में स्टॉक जो है वो इंक्रीज होंगे क्योंकि उनका सेल्स बढ़ेगा। सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में सीखा है। दूसरा जो टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जॉब्स और जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है।
नई फैक्ट्रीज लगेगी, हाईवेज लगेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेंगे, कंपनीज को ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इससे देश की जीडीपी ग्रोथ मजबूत होती है, ठीक है। देखो, अगर गवर्नमेंट ने मुंबई दिल्ली हाईवे बनाया तो दो फायदे हुए। जो पुराना जो रूट था उससे बहुत ज्यादा समय लगता था, वो कम समय अब लगेगा। कम समय लगेगा तो पेट्रोल डीजल जो ज्यादा जाता था ट्रक्स में या ट्रांसपोर्टेशन में, वो कम लगेगा। तो जो ट्रांसपोर्टर है उनको ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा। तो और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ये बस एक एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टर का। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको इससे फायदा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, कंपनीज का सेल्स बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्ट होने पर सरकार को भारी इंटरेस्ट देना पड़ता है। सरकार को बोरोड मनी पर हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है। डेब्ट ज़्यादा होने पर बजट का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में ही चला जाता है, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा ही नहीं बचता। ये सेम पाकिस्तान के साथ हुआ है। एक का कर्जा लेके दूसरे का इंटरेस्ट चुका रहे। अब बोलो, आपके ऊपर अगर 100 रुपया कर्जा है और उसका आपको 20 रुपये ईएमआई देना है। अब वो देने के भी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, तीसरे से कर्जा लोगे। तीसरे से कर्जा लो लेके आप दूसरे वाले को ईएमआई दोगे। तो आपके पास खुद के काम के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। दोनों भी लोन आप रीपे कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ना रोड बनेगी, ना रेलवे बनेगी, ना वर्कर्स के पास पैसा आएगा, ना मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, ना कंपनियों की सेल्स बढ़ेगी, ना कंपनियों का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और ना ही स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, और ना ही जीडीपी बढ़ेगी। यानी कि सब निगेटिव निगेटिव निगेटिव। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, जो पाकिस्तान के साथ अभी हुआ है और हमारे साथ भी पास्ट में हो चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारा प्यारा भारत देश भी इसका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। 1990 से 2000 के बीच में जब भारत आर्थिक सुधार से गुजर रहा था, उस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम था कि हमें हमारा सोना लंदन में गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारे पास 600 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हमारे देश को सही तरह से चलाने के लिए काफी है। हालांकि हमारा कर्ज भी बढ़ चुका है, लेकिन अगर डेप्ट टू जीडीपी रेशो देखा जाए तो हमारा कर्ज इतना भी ज्यादा नहीं है कि हम उसे वापस ना कर सके, या हमारा प्यारा भारत देश डिफॉल्ट हो जाए। यानी कि 100 से कम है। 81% हमारा डेप्ट टू जीडीपी रेशो है, जिसे डीटीजी बोला जाता है। यानी कि अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो हमने 80 रुपया 81 रुपया कर्ज लेके रखा है। तो ये एक ठीक ठाक रेशो है, अमेरिका जैसा 100% 200% नहीं है। आगे देखो, हाई डेप्थ से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। अगर सरकार ज्यादा बोरोइंग या मनी प्रिंटिंग करे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मार्केट में एक्सेस मनी आने से प्राइसेस ऊपर जाते हैं। फूड, फ्यूल और डेली आइटम्स महंगे हो सकते हैं। इन शॉर्ट में बताऊं, अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था सही से नहीं चल रही है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। अभी आप देखो, ईरान वॉर की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है। तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें अब बढ़ रही है। हालांकि ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा लेट बढ़ना चालू हुई, बट अब बढ़ रही है और सब कुछ महंगा हो रहा है। आप, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जो मोबाइल 15,000 का मिल रहा था ना, उसकी कीमत अब 20,000 हो चुकी है, क्योंकि हमारी करेंसी भी डाउन आ चुकी है। इंडियन रुपीज आपने देखा होगा, लगभग 96 के आसपास अभी आ रहा है। $1 लेना है तो 96 रुपीज देने पड़ रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि 100 तक आ जाएगा। अगला टॉपिक देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इन्वेस्टर्स डरते हैं कि कंट्री डेप्ट रीपे करेगी या नहीं। रिस्क बढ़ने पर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल सकते हैं। इससे स्टॉक मार्केट और करेंसी दोनों भी कमजोर हो सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा अभी से ठीक से चल नहीं रहा था, और भारत को टारगेट किया जा रहा था, तो बाहर के इन्वेस्टर डरे थे, क्योंकि उनको डर था कि ट्रंप कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे इंडिया को नुकसान हो। इंडिया को नुकसान होगा तो उनका पैसा खतरे में आ जाएगा। तो लगभग डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे। इससे हमारा इंडियन रुपीज डाउन आ रहा है। यानी कि पहले 91 92 रुपीज देने पड़ते थे $1 के लिए, अब 96 देने पड़ रहे हैं। तो करेंसी हमारी वीक हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, इसलिए निफ्टी या हमारा स्टॉक मार्केट ठीक ठाक स्टेबल है। बट अगर आप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखोगे ना, जैसे कि रिलायंस जैसा स्टॉक है, निफ्टी भले स्टेबल है लेकिन स्टॉक्स इतने डाउन आ चुके हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो लगभग 30 से 40% तक डाउन आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही बहुत सारे स्टॉक है जो निगेटिव में आ चुके हैं। एक अच्छा स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि L&T हो गया, ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ये कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर भारत को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, ठीक है। तो कहने का बात यह है कि चलो देश का जाने दो, अगर आपका फ्रेंड आपके पास कुछ पैसा मांगेगा
और आप देखेंगे कि यार इसके ऊपर पहले से ही बहुत उधार है, ये मेरे पैसे वापस देगा या नहीं देगा, तो क्या आप उसे लोन देंगे? नहीं देंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्यों डालेंगे ऐसी कंट्री में जो कर्ज में डूबी है और जो कर्जा वापस भी नहीं कर पाएगी, और जो इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं उसको गारंटी भी नहीं होगी कि वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, बाहर की कंपनियां उधर पैसा डालने के लिए मना कर रही है क्योंकि वो लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे, उल्टा एक का लोन चुकाने के लिए दूसरे से लोन ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, करेंसी वीक होने का रिस्क बढ़ जाता है। हाई डेप्ट वाले देशों की करेंसी पर प्रेशर आता है, फॉरेन मनी बाहर जाने लगे तो करेंसी वैल्यू गिरती है, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अभी मोदी जी ने गोल्ड ना खरीदने की अपील की थी, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तो गोल्ड पे 10% ड्यूटी बढ़ा दी। क्यों किया ये? क्योंकि लोग जब गोल्ड खरीदते हो तो दूसरे देशों से लाना पड़ता है और वहां पे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स है वो देने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारी करेंसी वीक पड़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी पड़ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, यूएसडी आईएनआर का चार्ट आप देखेंगे तो आप देखो हमारा यहाँ पे ये जो ग्राफ बढ़ रहा है इसका मतलब है हमारी करेंसी वीक पड़ रही है। ये जितना नीचे आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये ग्राफ ये है कि अगर आपको 1 डॉलर खरीदना है तो आप कितने इंडियन रुपीस दे रहे हो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हम यहाँ पे 87 इंडियन रुपीस देते थे, अब हमें 97 रुपीस देने पड़ रहे हैं, तो हमारा करेंसी वीक हो रहा है। ठीक है, तो ये रिस्क बढ़ जाता है अगर आपके देश पे कर्जा ज्यादा होता है तो। हालांकि अभी हमारी करेंसी जो बढ़ रही है या वीक हो रही है, इसके लिए हमारा कर्जा जिम्मेदार नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जिम्मेदार है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिम्मेदार है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का आना, दूसरा ईरान और यूएस का वॉर, ये सब चीजें जिम्मेदार है। आगे देखो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से बिजनेस लोन्स महंगे हो जाते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ने पर सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा सकता है, हायर रेट से कंपनीज को एक्सपेंसिव लोन्स मिलते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन और प्रॉफिट स्लो हो जाता है। आरबीआई का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया, उसमें आपने देखा होगा कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि मार्केट में कर्जा महंगा होता है, ईएमआई बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है, जिससे परचेसिंग पावर और मैन्युफैक्चरिंग पावर कम हो जाती है, जिससे कंपनियों का नुकसान होता है या फायदा कम होता है और मार्केट जो है वो नीचे आता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हमारे देश में महंगाई बढ़ने वाली है, इस बार नहीं लेकिन अगली बार कम से कम आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ईरान वॉर का कुछ सॉल्यूशन आता है तो चीजें बदल सकती है। आगे देखो, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ऊपर जा सकता है, जब सरकार इकोनॉमी में पैसा डालती है तो डिमांड बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर तेजी से दिखा सकते हैं, इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म रैली का फायदा उठाते हैं। अब ये पॉजिटिव साइन बताए, पॉजिटिव साइन क्या बताए कि गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है, महंगाई काबू में आ गई है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगी, तब क्या होता है कि मार्केट में पैसा आना शुरू होता है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और आपको एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो टाइमिंग था ना जो बाइडन का, ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइमिंग था, जो बाइडन वाला जो टाइमिंग था, बहुत अच्छा इंडियन मार्केट में इफेक्ट देखने को मिला, बहुत सारी शॉर्ट टर्म रैलियां देखने को मिली थी, आप देख सकते हैं, यहाँ से उसके बाद ये वाली, क्योंकि तब सब कुछ अंडर कंट्रोल था। ठीक है, ट्रम्प के आने के बाद पूरी दुनिया का सिस्टम हिल चुका है, अब इसका मैं अलग से कुछ बताना नहीं चाहूंगा, आपको सब पता है, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर कोई कंट्री डेब्ट लेती है, सही जगह पे लगाती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है अच्छे कामों के लिए, तो इकोनॉमी में पैसा आएगी, डिमांड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर में तेजी आएगी और इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ये आपको देखना होगा कि कब भारत किस प्रोजेक्ट के लिए कर्जा ले रहा है, किस प्रोजेक्ट में पैसा डाला जा रहा है, ये कहाँ पे नज़र रख सकते हैं, ये भी वेबसाइट का नाम मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। आगे देखते देखो, लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव डेप्ट स्टॉक मार्केट क्रैश का कारण बन सकता है, अगर डेप्ट कंट्रोल से बाहर जाए तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग शुरू कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये सब साइड इफेक्ट है। अगर ज़्यादा डेप्ट होगा देश के ऊपर तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, कंट्रोल से बाहर अगर डेप्ट जाएगा तो। प्रोडक्टिव डेप्ट इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डेब्ट डेंजरस होता है। अगर डेब्ट ग्रोथ प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो तो इकोनॉमी मजबूत बनेगी, लेकिन वेस्टफुल स्पेंडिंग फ्यूचर बर्डन बन जाती है। बैलेंस डेब्ट हेल्दी इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है। अब आप फ्रीबीज जिसे बोलते हैं ना, रेवड़ी कल्चर जो बोलते हैं ना,
आप एक तो देश पे कर्जा कर रहे हो, दूसरी बात आप उस कर्जे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। उस कर्जे से आप क्या कर रहे हो, अपने लोगों को खुश करने का काम कर रहे हो, उनको कुछ स्कीम्स लगा रहे हो। इससे अच्छा है आप रोड बनाओ, रेलवेज बनाओ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो डिपेंड करता है कि जो भी लोन लिया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो गलत हो। अगर वो सही जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो अच्छा होता है। चलिए अब अपन चैट जीपीटी से पूछते हैं कि किस कंट्री पे कितना डेप्ट है, यानी कि डेप्ट टू जीडीपी रेशो, ठीक है। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कंट्री वाइज, ठीक है। और 2025 का डेटा देखेंगे, 26 का तो अभी शायद रिलीज नहीं हुआ होगा, ठीक है। 2025 का देखो, सबसे ऊपर है जापान, 230% डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है। उसके बाद सूडान है, सिंगापुर है, वेनेजुएला है, लेबनान, ग्रीस, बहरेन, इटली, मालदीव्स, मोजाम्बिक, ठीक है। और जो बड़ी इकोनॉमी है उनमें देखो, सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है, 123 से 125% उनका D/G रेशियो है। भारत का ठीक है 81% है, ठीक है। चाइना का भी हमारे हमसे ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो अगर ज़्यादा है तो हर बार वो निगेटिव ही होगा। सही जगह पे अगर पैसे लगा रहे, लॉन्ग टर्म में उसका फायदा होगा, और ये रेशियो फिर चेंज होता रहता है। जैसे लोन की रिपेमेंट की जाएगी तो वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा, खास करके जब आरबीआई गवर्नर लाइव आते हैं तब भी ये चीज़ें बताई जाती है। और भी सरकार का भी कुछ अपडेट आता है तो भी बताई जाती है, बजट में भी ये चीज़ें बताई जाती है। तो आगे जाके हम इस पे और भी बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।